जब किस्मत चारों तरफ से आपके दरवाजे बंद कर दे, जेब में फूटी कौड़ी भी न बची हो और पेट में भूख की आग बुरी तरह जल रही हो, तब क्या कोई इस देश की सबसे बड़ी और कठिन सरकारी नौकरी का सपना देख सकता है? अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे तो वो सीधा यही कहेगा कि दिमाग खराब हो गया है क्या इसका, पागल हो गई है क्या ये लड़की। पर असली बात तो ये है कि दुनिया की परवाह सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, जिनके पास सिवाय गरीबी और आंखों में तैरते बड़े बड़े सपनों के अलावा कुछ बचा ही ना हो। वो भला किसी के तानों की परवाह क्यों करेगा? आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली ऐसी ही आम लड़की की है, जिसने अपनी गरीबी की हर जंजीर को अपनी कड़ी मेहनत से हमेशा के लिए तोड़ दिया। लोग उसके पुराने और फटे हुए कपड़ों को देखकर उस पर खूब हंसते थे, सरेआम उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब वही लड़की देश के सबसे बड़े इंटरव्यू में कड़क अधिकारियों के सामने बैठी, तो वहां मौजूद बड़े बड़े साहबों की भी बोलती बंद हो गई। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि किस्मत सिर्फ बड़े और अमीर लोगों की जागीर होती है, तो इस भावुक कहानी को मेरे कहने पर आखिरी तक जरूर देखिएगा। सुबह का वक्त था और पूरे गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। कच्चे घरों के चूल्हे से निकलता हुआ धुआं बता रहा था कि लोग अपने दिन की शुरुआत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इस बेहद पिछड़े इलाके में एक मिट्टी का छोटा सा मकान था, जहां अनन्या अपनी बूढ़ी माँ के साथ जैसे तैसे गुजारा करती थी। अनन्या की उम्र यही कोई 23-24 साल रही होगी। उसके चेहरे पर एक ठहराव और आंखों में चमक थी। उसके पिता कभी इसी इलाके के सरकारी स्कूल में चपरासी का काम करते थे, पर बीमारी की वजह से वो बहुत साल पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। तब से घर का पूरा बोझ उसकी अकेली माँ के बूढ़े कंधों पर आ गया, जो दूसरों के घरों में दिन रात चौका बर्तन करके किसी तरह अपनी बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती थी। एक सुबह अनन्या के सामने लकड़ी की मेज पर एक कागज रखा था। वो देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी आईएएस के फाइनल इंटरव्यू का बुलावा था। उसकी माँ रसोई में बैठी रोटियां सेक रही थी और उसकी बूढ़ी आंखें बार बार अपनी लाडली बेटी को बड़े प्यार से देख रही थी। क्या इस मिट्टी के घर से निकलकर कोई सच में इतना बड़ा साहब बन सकता है, या ये सिर्फ एक गरीब का नामुमकिन सपना था? रसोई से उठते हुए धुएं के बीच माँ ने जोर से खांसते हुए अपनी बेटी से पूछा, अनन्या, आज ही इंटरव्यू के लिए निकलना है ना? अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बहुत ही शांत आवाज में कहा, हाँ माँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बस काश आज मेरे पिताजी भी मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। वो बहुत खुश होते। ये सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे अपने पल्लू से 5-5 और 10-10 के मुड़े हुए नोट निकाले और अनन्या के हाथों में चुपचाप रख दिए। ये कुल मिलाकर मुश्किल से 70-80 रुपए थे, जो माँ ने पाई पाई जोड़कर बचाए थे। अनन्या ने उन नोटों को देखा और रुआसी होकर बोली, माँ, अगर ये सारे पैसे मैं अपने सफ़र के लिए ले जाऊंगी तो फिर तुम्हारी खांसी की दवा कैसे आएगी? माँ ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा कि तू इसकी चिंता मत कर, तू बस अपना इंटरव्यू अच्छे से देकर आ। मेरी ये छोटी मोटी बीमारी तो तेरी कामयाबी की खबर सुनकर ही डर के मारे भाग जाएगी। अनन्या अच्छी तरह से जानती थी कि माँ उससे बहुत बड़ा झूठ बोल रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनकी खांसी रात के वक्त बहुत बढ़ जाती थी और कभी कभी खून के कतरे भी आ रहे थे। पर गरीबी इंसान को इस तरह बेबस और लाचार बना देती है कि इंसान चाह कर भी अपने सबसे प्यारे लोगों का दर्द दूर नहीं कर पाता। अनन्या ने अपने पुराने कपड़े के बैग में अपने सारे स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट संभाल कर रखे। अलमारी से उसने अपनी इकलौती सलवार कमीज निकाली, जो उसने साल भर पहले अपने कॉलेज के फेयरवेल में पहनी थी। वो सफ़ेद कपड़ा अब जगह जगह से पूरी तरह घिस चुका था और उसके दुपट्टे में भी हल्के हल्के पैच लगे हुए थे। जब वो तैयार होकर घर की चौखट से बाहर निकली, तो रास्ते में खड़ी गांव की कुछ औरतें एक दूसरे को कोहनी मारकर जोर से हंसने लगी। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा कि देख लो भाई, हमारे गांव की नई कलेक्टर साहिबा चली फटे कपड़ों में पूरा जिला संभाल ले। अनन्या ने उनकी कड़वी बातें सुनकर नजरें नीचे झुका ली और बिना कुछ बोले बस स्टैंड की तरफ तेजी से बढ़ गई। अपमान सहना तो जैसे उसके बचपन की आदत बन चुकी थी, पर आज उसके दिल में एक आग सुलग रही थी कि एक दिन इन तानों का करारा जवाब अपनी खामोश कामयाबी से देना है। गांव के बस स्टैंड पर पहुंचते ही अनन्या को एक खटारा और खचाखच भरी हुई बस मिली।
जिसमें पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। वो पूरे रास्ते 4-5 घंटे के लंबे सफर में खड़ी होकर जैसे तैसे लखनऊ पहुंची। बस में बैठे शहर के कुछ मॉडर्न लड़के लड़कियां उसके पुराने कपड़ों और फटे हुए बैग को देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। एक लड़की ने दोस्त के कान में धीरे से कहा कि देखो तो जरा, लगता है किसी पिछड़े गांव से सीधे यहाँ शहर में मजदूरी करने या नौकरी ढूंढने चली आ रही है। अनन्या ने उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। दोपहर के वक्त बस उसे शहर के एक बड़े चौराहे पर लाकर छोड़ देती है। इतनी ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें और गाड़ियों का शोर देखकर वो कुछ पल के लिए बुरी तरह सहम गई। उसने आज से पहले अपनी छोटी सी तहसील से बाहर कभी पैर भी नहीं रखा था। सड़क पार करते हुए अचानक उसकी चप्पल का पुराना पट्टा बीच से टूट गया। अनन्या के दिल बैठ गया कि हे भगवान, अब इस आलीशान और साफ सुथरी जगह में मैं नंगे पांव भला कैसे चलूंगी। वो तुरंत बिना वक्त गवाए सड़क के किनारे फुटपाथ पर पत्थरों के बीच बैठ गई और अपने बैग से एक छोटी सी सेफ्टी पिन निकालकर किसी तरह चप्पल को जोड़ने लगी। हजारों लोग उसके पास से फर्राटे से गुजर रहे थे, पर किसी एक ने भी रुककर उस लाचार लड़की की बेबसी को देखने की कोशिश नहीं की। किसी तरह उसने अपनी टूटी चप्पल को ठीक किया और इंटरव्यू वाली विशाल बिल्डिंग के मेन गेट पर पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर उसके बढ़ते कदम वहीं ठहर गए। महंगी महंगी गाड़ियां आ रही थी। सूट बूट पहने बड़े घरों के उम्मीदवार वहां मौजूद थे और उनके साथ आए उनके माँ बाप अंग्रेजी में रौब झाड़ रहे थे। अनन्या जैसे ही मेन गेट से अंदर आई, वहां खड़े सुरक्षा कर्मी ने भी उसके कपड़ों को देखकर उसे रोकने की कोशिश की और अजीब नजरों से देखा। अंदर एक बेंच के कोने में बैठते ही पीछे से कुछ अमीर लड़के हंसकर बोले, बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर मैडम, लेकिन लगता है आप किसी गलत जगह पर आ गई हैं। उनकी वो कड़वी और चुभने वाली हंसी अनन्या के कानों में सुई की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। तभी अचानक लाउड स्पीकर पर चपरासी ने अनन्या शर्मा का नाम पुकारा। नाम सुनते ही अनन्या के हाथ पैर पूरी तरह ठंडे पड़ गए, जैसे बदन में खून जम गया हो। उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और अपने स्वर्गीय पिता की एक धुंधली सी छोटी तस्वीर बाहर निकाली और उसे अपने होठों से चूमकर मन ही मन बोली, बाबूजी, आज साथ रहना, मुझे डर लग रहा है। इंटरव्यू वाले कमरे के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि सामने एक बड़ी मेज पर 5 कड़क अधिकारी बैठे हैं, जिनके सामने उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड फाइलों में रखा हुआ है। बीच की कुर्सी पर बैठे सीनियर अधिकारी ने अपना चश्मा थोड़ा नीचे खिसकाया और अनन्या की उस पिन लगी टूटी चप्पल और पुराने सलवार सूट को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उनके बगल में बैठी एक महिला अधिकारी ने बहुत तीखे लहजे में पूछा, क्या आप सच में आईएएस अधिकारी का इंटरव्यू देने आई हैं या रास्ता भूल गई हैं? अनन्या ने अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, जी मैम, मैं इसी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इसके बाद वो इजाज़त लेकर सामने कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मुख्य अधिकारी ने पहला सवाल दागा, अनन्या, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से पूरी की है? अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सर, मैंने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है और फिर जिले के डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है। सर, मैंने तैयारी के लिए किसी कोचिंग की मदद नहीं ली। वहां बैठे सभी अधिकारी ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपनी फाइल पलटते हुए पूछा कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं? अनन्या की आवाज़ इस बार थोड़ा भारी हो गई और वो बोली, सर, वो एक सरकारी स्कूल में चपरासी का काम करते थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। महिला अधिकारी ने फिर से अगला सवाल पूछा कि अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश के किसी बेहद पिछड़े और गरीब जिले का डीएम बना दिया जाए तो तुम्हारा सबसे पहला कदम वहां क्या होगा? अनन्या ने बिना एक पल सोचे तुरंत कहा, मैडम, मैं सबसे पहले वहां के सरकारी स्कूलों और प्राथमिक अस्पतालों की बदहाल हालत को सुधारूंगी। मेरा मानना है कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण समाज में सही अवसरों की कमी ही है। कमरे में बैठे सभी लोग उस गांव की लड़की के सीधे और सटीक जवाबों को सुनकर काफी हैरान थे। तभी एक बुजुर्ग अधिकारी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, अनन्या, तुम एक बेहद गरीब और पिछड़े परिवार से आती हो। अगर तुम्हें इतनी बड़ी सरकारी कुर्सी और असीमित ताकत मिल गई तो क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह बदल तो नहीं जाओगी? अनन्या ने बिना डरे सीधा उनकी आंखों में आंखें डाली और सधे हुए शब्दों में कहा, सर, गरीबी इंसान की सिर्फ जेब छोटी करती है, उसकी सोच और उसके संस्कारों को छोटा नहीं करती।
ये फटे हुए कपड़े सिर्फ मेरे आज के हालात हैं, ये मेरी असली पहचान या मेरी काबिलियत नहीं है। इंटरव्यू खत्म हुआ और मुख्य अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, थैंक यू अनन्या, अब आप जा सकती हैं। अनन्या जब उस कमरे से बाहर आई तो उसका दिल पूरी तरह बैठ गया। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो गया। शायद उन बड़े साहब लोगों को मेरा ये देहाती अंदाज और सादे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए और उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो भारी कदमों से शहर के बस स्टैंड पर पहुंची, जहां जाकर उसे एक और झटका लगा। उसके गांव जाने वाली आखिरी सरकारी बस 10 मिनट पहले छूट चुकी थी। रात के 8 बज रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था और ठंड बहुत तेज थी। वो डर के मारे बस स्टैंड के कोने में चुपचाप बैठ गई और अपने पुराने बैग को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। तभी वहां दुकान लगाने वाली एक बूढ़ी पराठे वाली दादी उसके पास आई और उस अकेली लड़की की बेबसी को भांप कर उन्होंने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया और रात को अपनी दुकान के पीछे सुरक्षित रुकने की जगह भी दी। जब अनन्या अगले दिन सुबह पहली बस से अपने गांव पहुंची तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी और उसे देखते ही रोते हुए गले से लिपट गई। अनन्या ने अपनी माँ को सांत्वना दी और घर का खर्च चलाने और माँ की दवा के पैसों के लिए फिर से गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन इसी तरह धीरे धीरे बीत गए और फिर एक दिन सुबह गांव में अचानक हल्ला मच गया जब सरकारी डाकिया अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ सीधा अनन्या के घर के सामने आकर रुका। उसके हाथ में यूपीएससी का एक सरकारी लिफाफा था। अनन्या ने कांपती हुई आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हारी बेटी का चयन हो गया है। मैं पूरे देश में 20वीं रैंक लाकर आईएएस बन गई हूँ। ये बात सुनते ही माँ खुशी के मारे रोने लगी। पर तभी अनन्या की नज़र उस सरकारी लेटर के सबसे नीचे लिखी एक लाइन पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी सारी खुशियां एक पल में गायब हो गईं। उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि ट्रेनिंग के पहले चरण के लिए अगले महीने की 1 तारीख को दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में हर हाल में पहुंचना अनिवार्य है। अब अनन्या के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिल्ली जाने का महंगा किराया और वहां के खर्चों के लिए पैसे कहां से आएंगे, और सबसे बढ़कर इस बीमार हालत में वो अपनी बूढ़ी माँ को गांव में अकेला किसके भरोसे छोड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान सच्चे दिल से और ईमानदारी से मेहनत करता है तो भगवान खुद ब खुद उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। गांव के सरकारी स्कूल के वो मास्टर जी जो उसके स्वर्गीय पिता के पुराने दोस्त थे, उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से अनन्या के लिए टिकट करवाया और माँ की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली। अनन्या बहुत ही भारी मन से एकेडमी पहुंची, पर वहां का आधुनिक माहौल देखकर वो एक बार फिर से बुरी तरह सहम गई। वहां देश के कोने कोने से आए अमीर और रईस घरों के लड़के लड़कियां ब्रांडेड सूट पहनकर घूम रहे थे। शुरुआत के दिनों में अनन्या को अंग्रेजी बोलने और वहां के उस हाई फाई माहौल में ढलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिसका कुछ घमंडी लोग अक्सर पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन एकेडमी की क्लास में एक बेहद ज़रूरी प्रेजेंटेशन देना था, जिसमें सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। जब अनन्या स्टेज पर पहुंची तो पीछे की सीट से फिर से एक व्यंग भरी आवाज़ गूंजी, अब यह गांव वाली लड़की हमें देहाती अंग्रेजी में भाषण सुनाएगी। ये कड़वी बात सुनकर क्लास के कुछ लोग दबी हुई हंसी हंसने लगे। अनन्या के हाथ पैर कांपने लगे। प्रेजेंटेशन की फाइल उसके हाथ से छूटने ही वाली थी। तभी अगले ही पल उसे अपनी माँ की कही वो बात याद आई कि जिंदगी में कभी डरना मत बेटी, हमेशा सच का साथ देना। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से बोलना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी झिझक भरी जरूर थी, लेकिन जैसे ही वो भारत के ग्रामीण इलाकों की असली समस्याओं और गरीबी की ज़मीनी हकीकत के बारे में खुलकर बोलने लगी, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और सब उसे देखते रह गए। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इस देश में गरीबों को किसी की दया की भीख नहीं, बल्कि सिर्फ एक सही मौके की तलाश है। उसकी ये दमदार बात खत्म होते ही पूरा हाल जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर ने खुद अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहा, एक्सीलेंट अनन्या, हमें सच में तुम पर गर्व है। उस दिन पहली बार अनन्या को यह बात महसूस हुई कि उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। लेकिन किस्मत का क्रूर खेल देखिए, उसी रात जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी तो अचानक उसके फ़ोन पर गांव के मास्टर जी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही मास्टर जी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी अनन्या, तुम तुरंत अपनी ट्रेनिंग छोड़कर जल्दी हो सके तो गांव आ जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है
वो इस वक्त जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। ये बात सुनते ही अनन्या के हाथ से फोन छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अगली सुबह वो बिना वक्त गवाए सीधा गांव की तरफ निकल गई और पूरे लंबे रास्ते में बस आंसू बहाती रही। जब वो जिला अस्पताल के कॉरिडोर से भागती हुई पहुंची, उसकी मां आईसीयू के बेड पर लेटी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। अनन्या ने उनके पास बैठकर उनका कमजोर पड़ चुका हाथ थाम लिया। माँ ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और अपनी बेटी को सामने वर्दी में देखकर मुस्कुराकर बहुत धीमे से कहा, देखो मेरी अफसर बेटी आ गई, अब मुझे कोई चिंता नहीं है दुनिया की, मेरा बुलावा आ गया है बेटी। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी और बोली कि आप ऐसा मत बोलो माँ, अभी तो मुझे आपकी बहुत सेवा करनी है, आपको लाल बत्ती की गाड़ी में घुमाना है। माँ की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा, तेरे पिताजी का सपना आज पूरा हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी अचानक वहां लगी मेडिकल मशीन की बीप बहुत तेज होने लगी और डॉक्टरों की टीम ने अनन्या को तुरंत कमरे से बाहर कर दिया। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर साहब आए और उनके चेहरे की वो गहरी खामोशी सब कुछ बयां कर चुकी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी अनन्या, हम उन्हें चाहकर भी नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अनन्या वहीं अस्पताल की जमीन पर बैठ गई। उसकी हंसती खेलती दुनिया अब एक पल में पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जिस माँ ने खुद भूखे रहकर उसे पढ़ाया, आज जब बेटी सच में इतनी बड़ी अफसर बनी तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। पूरे गांव के लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, आज उनकी आंखें भी शर्म के मारे नम थी। कुछ दिनों के बाद वो भारी मन से फिर से ट्रेनिंग पर वापस लौट आई, क्योंकि अब वो पहले जैसी कमजोर और सहमी हुई लड़की नहीं रह गई थी। इस गहरे दर्द ने उसे अंदर से और ज्यादा मजबूत बना दिया था। महीनों की बेहद कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिरकार पासिंग आउट परेड का वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। जैसे ही लाउड स्पीकर पर गूंजा, अनन्या शर्मा, पूरा मैदान दर्शकों की तालियों से गूंज उठा और मुख्य अतिथि ने उसके सीने पर चमकता हुआ मेडल पहनाया। अनन्या ने परेड ग्राउंड में खड़े होकर मन ही मन नम आंखों से आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ देखो, आज आपकी बेटी सफल हो गई, आपका देखा हुआ सपना पूरा हो गया। फिर वो दिन भी आ गया जब ट्रेनिंग पूरी हुई और अनन्या को उत्तर प्रदेश के उसी बेहद पिछड़े और बदहाल इलाके की कमान सौंप दी गई, जहां उसे बतौर असिस्टेंट कलेक्टर पहली तैनाती मिली। जब उसकी वो नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई अपने पैतृक गांव के मोड़ पर आकर रुकी, तो वहां का मंजर कुछ और ही था। जो लोग कभी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे और दूर से फप्तियां कसते थे, आज वही लोग अदब से कतार में लगकर हाथ जोड़े खड़े थे। अनन्या जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी, उसने स्वागत के फूलों और वीआईपी तामझाम को दरकिनार कर दिया। उसके कदम सीधे उस पुराने सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ गए जहां कभी उसके स्वर्गीय पिता चपरासी की नौकरी करते थे। वहां की उखड़ी हुई दीवारें और बदहाली देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने तुरंत साथ चल रहे बड़े अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि 30 दिनों के भीतर इस पूरे स्कूल का कायाकल्प हो जाना चाहिए। यहाँ के हर एक गरीब बच्चे को वो हर एक सुविधा मिलनी चाहिए जो बड़े शहर के स्कूलों में मिलती है। इसके बाद तो अनन्या के कड़े और ईमानदार फैसलों ने पूरे जिले की सूरत ही बदल दी। नए और आलीशान स्कूल खड़े होने लगे, सरकारी अस्पतालों में दवाएं और डॉक्टर दिखने लगे और होनहार बच्चों के लिए उसने एक खास स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की ताकि तंगी की वजह से किसी की पढ़ाई में रुकावट ना आए। एक दिन अनन्या अपने सरकारी दफ्तर में फाइलों को देख रही थी, तभी अर्दली ने बताया कि कोई बुजुर्ग मिलने आई हैं। अंदर आते ही अनन्या ने देखा कि ये तो वही बस स्टैंड वाली पराठे वाली दादी थी जिन्होंने उस मुश्किल रात में उन्हें खाना खिलाया था। दादी की आंखों में गर्व के आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोली, बिटिया, मेरा दिल कहता था कि तू एक दिन नाम रोशन करेगी। आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत क्या चीज होती है। अनन्या ने अपनी कुर्सी का गुरूर पल भर के लिए भुला दिया। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और सबके सामने दादी के पैर छूकर शुक्रिया अदा किया। रात घिर आई थी और हर तरफ खामोशी थी। अनन्या अपने उसी छूने पड़े मिट्टी के घर के आंगन में अकेली खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर गुजरा तो ऐसा लगा जैसे कानों में उसकी माँ की वही पुरानी दुलार भरी आवाज आ रही हो, देखा बेटी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, तूने आखिरकार कर दिखाया।
अनन्या की पलकों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से बोली, इस वतन के गरीब के बदन पर भले ही कपड़े फटे हों, लेकिन उसकी आंखों के ऊंचे सपने कभी कमजोर नहीं हो सकते। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।